Good morning students, welcome to BMT YouTube channel. MBA second year student marketing specialization MK01 सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लेक्चर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद अ वेरी न्यू टॉपिक। सेल्स कॉन्सेप्ट को अब तक हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया कि भाई एक्चुअली व्हाट इज सेलिंग, हाउ इट इज लिंक्ड विद मार्केटिंग एक्टिविटीज, पर्सनल सेलिंग क्या होती है, सेल्स पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हु इज द सेल्स मैनेजर, सेल्स की कितनी एक इम्पोर्टेंस है एक मार्केटिंग एक्टिविटी में, कितना स्कोप इसका है और क्या चीजें सेल्स में इन्वॉल्व होती हैं। तो अब तक हमने ये लेक्चर्स में डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करते चलें जिससे कि हम उसको टाइम टू टाइम रिकॉल कर सकें। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम एक फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो चांसेस बहुत है जिसके एग्जाम पैटर्न में जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, दैट इज प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव सेलिंग। सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट में अगर हम सेलिंग की बात कर रहे हैं तो सेलिंग का भी एक इफेक्टिव सेलिंग करने का एक प्रोसेस होता है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और तो सेल्स बेसिकली जो सेल्स पर्सन है या सेल्स फोर्स है उनके द्वारा की जाती है, तो उनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किस तरह से वो कंज्यूमर को समझते हैं, उनकी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं। बट अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि भाई उनकी जो सेलिंग हो वो इफेक्टिव हो तो उससे रिलेटेड एक निर्धारित सेलिंग प्रोसेस होता है, इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस, जो आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि आपको कंटेंट समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसके अलावा बेटा अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखें और ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप वीडियो को ईयरफोन्स के साथ सुन सकते हैं। एम आई क्लियर? तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव सेलिंग। स्टेप्स इन सेल प्रोसेस बेसिकली क्या होते हैं? Experts have suggested a 5-stage formula known as ADAS for effective selling process. अगर मैं एक्सपर्ट्स की बात करूं तो हम इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस जब पढ़ते हैं तो सेलिंग प्रोसेस को 5 स्टेप में डिवाइड किया गया और जिसको ADAS ADAS का नाम दिया गया है, जो आई होप आपको याद भी रहना चाहिए। This formula is more closely related to sales presentation, only one step in selling process and not the एंटायर सेलिंग प्रोसेस। भाई ये जो बेसिकली फॉर्मूला है एडास का, ये सेलिंग प्रोसेस में केवल प्रेजेंटेशन तक लिंक है, पूरी सेलिंग इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। भाई अगर मैं बात करती हूँ कि भाई इफेक्टिव सेलिंग कैसे हो सकती है तो ये बेसिकली प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। सेलिंग में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं बट आज जो हम बेसिकली एडास की बात कर रहे हैं, जो 5 स्टेप का प्रोसेस या फॉर्मूला डिसाइड हुआ है इफेक्टिव सेलिंग के लिए, तो ये ज्यादातर किस पे फोकस कर रहा है? सेल्स की प्रेजेंटेशन पे। और हम सबको पता है कि अगर किसी चीज की प्रेजेंटेशन अच्छी है तो कोई ना भी उसको लेना चाहेगा या अट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसकी प्रेजेंटेशन को देखकर कई बार हम चीजों के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको ले भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई यार तो मार्केट चीजें हम देख रहे हैं, तो हमने कोई शोरूम में डमी पर किसी चीज को देखा तो वो लगा इतना सुंदर, दिखा इतना सुंदर, इतना अच्छा उसको प्रेजेंट किया हुआ था कि मन भी नहीं था, तब भी हमने उसको कई बार परचेज कर लेना होता है। तो बेसिकली सेल्स में प्रेजेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो 5 स्टेज फॉर्मूला जो आज हम डिस्कस करेंगे, ये बताया जा रहा है कि सेल्स प्रेजेंटेशन पर इसका ज्यादा फोकस है। पूरा सेलिंग प्रोसेस इस पर डिपेंड नहीं है बट प्रेजेंटेशन इज मोर लाइकली टू बी डिपेंडेंट। आज जैसे कि द फॉर्मूला हैज बीन ब्रीफली डिस्कस्ड हियर, AIDAS। एडास को हम अल्फाबेट्स वाइज, लेटर वाइज पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले ए का मतलब होता है अटेंशन। अटेंशन कॉल्स फॉर ड्राइंग अटेंशन और अट्रैक्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट। यहाँ पर अटेंशन का मतलब है लोगों की अटेंशन ड्रॉ करना या फिर जो भी प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने को क्या कहा गया है? ए मतलब अटेंशन। Salesman should try to adjust his talk with the needs of the prospect or should talk according to the interest of the potential buyer। भाई इसमें सिंपली ये चीज बताई गई है कि अगर मैं कोई सेल्स पर्सन हूँ और मेरे सामने कोई कस्टमर है तो मुझे उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उसे अट्रैक्ट करने के लिए उससे उसी हिसाब से बात करनी है जिसमें मैं उसकी नीड्स और वांट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ।
अगर मैं अपनी बातें उसको करूंगी या फिर उससे रिलेटेड जो उसका इंटरेस्ट है या उसकी नीड है उससे रिलेटेड बातें हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे तो वो मुझसे डिस्कशन करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा और मेरी बातों से मैं उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो सबसे पहला जो ये स्टेप होता है ए, अटेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है अपनी बातें जिसके थ्रू आप उसकी नीड्स के बारे में उसके इंटरेस्ट के बारे में उससे डिस्कस कर पाए। नेक्स्ट इज आई। I means I stand for interest, making the customer interested in the product. Salesman should do all the possible efforts to arouse customers' interest in the product. Attention तो आपने दे दी, अपनी बातों के थ्रू, उसकी बातों के थ्रू उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश की तो उसे लगा कि भाई ये आपको अटेंशन दे रहा है, आपकी बातों को सुन रहा है, समझना चाहता है। दूसरी चीज जो उतनी ही इम्पोर्टेंट है वो होती है इंटरेस्ट। आपको कोशिश करनी है कि उसको इस तरह से आपको अट्रैक्ट करना है, बातें इस तरह से आपको अपनी करनी है या अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इस तरह से चीजों को बतानी है कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है वो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड्स एंड वांट्स के बारे में हमें पता चल गया, हमने उनको कोशिश की, उनसे बात करी, उनको अट्रैक्ट किया, बट जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। They are interested to discuss the things, but they are not interested in the product. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अट्रैक्शन के साथ, अटेंशन के साथ इंटरेस्ट जनरेट करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ, कि जो चीज आप ढूंढ रहे हो, जो आपकी नीड है, जो आपकी वांट है, वो इस प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं जुड़ी है, तो उनका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं आपको लेकर आना है। ये चीजें बच्चों हम प्रैक्टिकली भी मार्केट में जब जाते हैं तो देखते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग जाते हैं कि भाई चीजें अभी डिसाइडेड नहीं है, चलते हैं मार्केट में, देखते हैं क्या चीजें अच्छी हैं, तो वो एक सेल्समैन अगर अच्छा होगा तो उसकी अटेंशन, उसकी अट्रैक्शन वो हमें अट्रैक्ट करता है, वहां हम रुक जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं। अब जब उसे एक बार हमारा इंटरेस्ट पता चल जाता है तो वो अपने प्रोडक्ट से हमारे इंटरेस्ट को जोड़ने की कोशिश करता है, एंड दैट्स व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट इज डी, जैसे मैंने बताया एडास, AID, desire, calls for arousing and increasing desire for the product. Customer can ask for more information. Salesman must handle problems, doubts, objections with the patients. Here buyer can be prepared to buy the product. अब आपको जो D फॉर्मूले में D आता है वो होता है desire. D stands for desire. कस्टमर के इंटरेस्ट आपको जनरेट करने के बाद उसकी डिजायर जो है उसके बारे में भी आपको प्रॉपरली अरोज अप करना है, उसको इंक्रीज करना है कि भाई अब इसका इंटरेस्ट तो है अपने प्रोडक्ट की तरफ, आपने उसको इंटरेस्टेडली चीजों को बताया, पर यहाँ पर उसकी डिजायर को अरोज करना बहुत जरूरी है। अगर उसकी डिजायर नहीं होगी तो वो चीजें नहीं लेगा, हम लोग भी नहीं लेते। इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीजों में है, पर जिस चीज की डिजायर है वो तो लेकर आएंगे। वो डिजायर अरोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर सेल्समैन को प्रैक्टिकली पेशेंस के साथ सारी इंफॉर्मेशन देनी है, उनका जो पेशेंस है वो यहाँ पर चेक होता है कि किस तरह से आप उनके डाउट्स को, उनके ऑब्जेक्शंस को, उनकी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज के लिए कस्टमर को ऑब्जेक्शन है तो आपने उसको नहीं उस चीज का जवाब दिया तो उसकी डिजायर क्यों अरोज होगी। अगर आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हैं, इंटरेस्ट लेकर चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डिजायर एमर्ज होना आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडास इज ए। ए मीन्स एक्शन। For getting positive action of customer in terms of placing order, the prospects become the actual buyer. तो यहाँ पर बेसिकली A मतलब होता है एक्शन। For getting positive action of the customer, अगर आप इफेक्टिव सेलिंग करना चाहते हैं तो अटेंशन ग्रैब करी, उनका इंटरेस्ट प्रोडक्ट में जनरेट किया, डिजायर को आपने अरोज किया और उसके बाद एक्शन, पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए कस्टमर का कि वो आपका एक प्रोस्पेक्ट बायर बन जाए। कोई भी अगर नेगेटिव एक्शन हुआ तो उसका मतलब क्या है, ना तो डिजायर हो पाई, ना इंटरेस्ट की बात हो पाई होगी, या अट्रैक्ट नहीं कर पाए होंगे। अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव भी चल रही है तो एक्शन कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। ही और शी कैन बी अ प्रोस्पेक्टिव बायर। तो जो नेक्स्ट ए इज फॉर एक्शन, एंड इस फॉर्मूले में जो लास्ट लेटर है एस, सेटिस्फैक्शन कॉल्स फॉर टेकिंग नेसेसरी पोस्ट सेल स्टेप्स टू सेटिस्फाई द बायर। ऐसा नहीं है कि बस आपने सब चीजें सारे स्टेप्स कर लिए कि बस एक बार वो बायर बन जाए, चीजों को ले ले। नो, सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो लिंक्ड विद द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो मार्केटिंग आपकी अच्छी नहीं है।
तो पोस्ट बायर जो होता है, पोस्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट पे भी आपको ध्यान देना है। जो एस मतलब सेटिस्फैक्शन से जुड़ा है, परचेज से पहले भी परचेज के बाद भी आप उतने ही जिम्मेदार हैं सेटिस्फैक्शन कस्टमर को प्रोवाइड कराने के लिए। अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो वो दोबारा आप तक नहीं आएगा और आपका जो इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस है वो अच्छे से शुरू होगा मगर अच्छे से खत्म नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि आप उनको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सके। एंड दिस इज द एडास फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस। ए मीन्स अट्रैक्शन, पेइंग अटेंशन टू द कस्टमर। I means interest, generating interest in your product. D means desire, arising desire in the customer by providing information, handling their problems. उसके बाद A means action, making them to take positive action. And last one is satisfaction, जिसमें आप अपने कस्टमर को पोस्ट सेल से उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम प्री सेल्स प्रिपरेशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आई होप एडास फॉर्मूला, एडास स्टेप आपको अचानक से समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। प्री सेल्स प्रिपरेशंस क्या कहती है? प्री सेल का मतलब होता है बिफोर सेल, इज द स्टेप ऑफ गेटिंग रेडी टू सर्व द कस्टमर। एक वाइज सेल पर्सन मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड, वेल इक्विप्ड टू ट्रीट द कस्टमर। He must be aware of the prospect to be served in terms of their buying motive and buying behavior. प्री सेल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी तैयारी के कस्टमर के सामने खड़े हो जाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। नो, प्री सेल्स प्रिपरेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट। एक अच्छा सेल्स पर्सन वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए, उसके पास सारी चीजें प्रॉपर्ली मैनेज होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कस्टमर ने कुछ पूछा तो आप होपलेस हो गए, चीजों को देखने लगे, मैनेज करने लगे कि अच्छा ये चाहिए तो ऐसा होगा। आपके पास सब चीजें वेल अरेंज हो। He must be aware of the prospect in terms of his buying motive and behavior. आपको पहले से ही अंदाजा होना चाहिए कि जो प्रोस्पेक्ट है उसका बाइंग मोटिव क्या हो सकता है, उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है। तो इस बारे में आपको प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए, दैट इज प्री सेल्स प्रिपरेशन। He must know about the company product, pricing policy, promotion efforts and distribution network. Similarly, must complete the detail about company history, goodwill, reputation, achievement and general policy. सेल्स पर्सन को ये नहीं है कि केवल वहां पर आपने उनका बाइंग बिहेवियर नोट डाउन करना है, आपको प्रिपेयर्ड किससे रहना है कि कंपनी की हिस्ट्री आपको पता हो, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आपको पता हो, इसके अलावा प्राइसिंग की पॉलिसीज क्या है, प्रमोशन क्या ऑफर्स आप लगा रहे हैं, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, रेपुटेशन क्या है, गुडविल कहाँ तक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके। तो ये सब चीजें भी आपको वेल नोन होनी चाहिए, जिसे हम प्री सेल्स कहते हैं, प्री सेल्स प्रिपरेशन। In the same way, he must be familiar with the competitors' offer, overall marketing environment. In short, he must prepare himself to deal successfully. भाई मार्केट में हो तो कॉम्पिटिटर्स का भी पता होना चाहिए। और अगर मैं शॉर्ट से शॉर्ट शब्दों में आपको समझाऊं तो कस्टमर को सक्सेसफुली ट्रीट करने के लिए आपको हर तरीके से तैयार रहना है, जिसे हम प्री सेल प्रिपरेशन कहते हैं। ठीक है, होमवर्क बिफोर एग्जामिनेशन, जैसे हम पेपर से पहले, एग्जाम से पहले अपना होमवर्क पूरा करते हैं, तो ये सेम चीज होती है प्री सेल्स प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टिंग। Prospecting means finding or locating the potential customer. A prospect is probable buyer with unmet needs, ability to pay, buyer unmet ability to pay and unwilling to buy. Prospecting का मतलब होता है finding और locating the potential customer. मार्केट के अंदर प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, मगर जो एक पोटेंशियल कस्टमर है या पोटेंशियल बायर है उसे लोकेट करना, उसे फाइंड आउट करना बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्क है सेल्स पर्सन का, कि आपने उस प्रोस्पेक्ट्स को अपना पोटेंशियल बायर कैसे बनाना है। जब आप उसकी बाइंग मोटिव समझ जाएंगे, उसका बिहेवियर समझ पाएंगे, उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी तो वो आपका पोटेंशियल बायर बन पाएगा। तो प्रोस्पेक्ट्स को बेसिकली फाइंड आउट करना, क्योंकि प्रोस्पेक्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसकी डिमांड्स या नीड्स अभी तक अनमेट है। He is ready to pay, but he is not yet ready to buy. हम लोग भी जब मार्केट में जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स नहीं होते हैं, बट किसी के बायर नहीं बनना चाहते हैं। जाएंगे मार्केट में, चीजों को खरीदना चाहते हैं, पेमेंट करने की क्षमता हमारे अंदर है, बट बाइंग का डिसीजन नहीं फाइनल होता है। जाएंगे, देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे, अगर चीजों के लिए डिजायर अराइज होगी तो हम उसको ले भी लेते हैं,
तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है व्हेन यू बेसिकली फाइंड अ पोटेंशियल बायर, ठीक है, जो रेडी है पे करने के लिए मगर अभी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, उसको खरीदने के लिए तैयार आपको करना है कि वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज सोर्सेज, देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज टू लोकेट द प्रोस्पेक्ट। अब कैसे फाइंड करेंगे एक पोटेंशियल कस्टमर? प्रेजेंट कस्टमर्स में से, अदर सेल्समैन में से, कंपनी के जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं उनके थ्रू, टेलीफोनिक डायरेक्टरीज के थ्रू, प्रोफेशनल एंड अदर एसोसिएशंस और अदर रेलिवेंट सोर्सेज। कोई भी सोर्स हो सकता है पोटेंशियल कस्टमर को क्रिएट करने का। प्री अप्रोच, वंस द प्रोस्पेक्ट इज लोकेटेड, नाउ सेल्समैन हैज टू कलेक्ट नेसेसरी डिटेल। Some details help him prepare his plan. Salesperson collect information about customer nature, need, problem, habit, preference and other behavior aspects. Pre approach का मतलब है कि जब एक बार आपने पोटेंशियल बायर को, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट कर लिया कि भाई ये हो सकता है हमारा पोटेंशियल बायर, तो अब आपको प्री अप्रोच में क्या करना है कि पहले से पहले आपको कंज्यूमर की नीड, वांट, बिहेवियर, हैबिट, प्रेफरेंसेस, इसके बारे में पता लगाना होता है कि भाई किस किस चीजों के बारे में वो हमसे पूछ सकता है या हमें उसके बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो वो बेसिकली प्री अप्रोच होती है। इन ब्रीफ अ सेल्समैन मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द बायर टू हुम ही हैज टू मीट द नियर फ्यूचर। मतलब सेल्स पर्सन को बायर के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर वो इफेक्टिव सेल्स पर्सन है तो वो पोटेंशियल बायर के बारे में सब चीजें पता भी लगा लेता है। ऐसा नहीं है कि हमें लगता है कि अरे इसको कैसे पता। अच्छा इफेक्टिव सेल्स पर्सन क्यों हमारे बारे में हमारे सोचते, भाई आपने देखा होगा कई बार मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम चीजें लेते लेते छोड़ देते हैं और ना लेना भी सोचा होगा तो भी उसको ले आते हैं। तो वो बेसिकली इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस के अंदर ही होता है कि उसे पता है कि कब जाके कस्टमर कौन सी बात पर तैयार होगा और इस चीज को ले लेगा। अगर उसने इस चीज पे हमें तैयार कर लिया तो उसका मतलब है कि प्री अप्रोच है, उससे हमारी नीड, प्रेफरेंस, सब चीजें पहले से पता होगी, ठीक है। अप्रोच next is now sales representative has to seek advantage appointment permission for personal needs. Sometimes he can use phone or send business visiting cards. Approaching method depends on the types of prospect. प्री अप्रोच का मतलब आपने जब उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, अब आप उनको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे कि फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। कई बार फोन कॉल्स हमारे पास आते हैं कि भाई ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, आप आकर देख लीजिए। फेस टू फेस इंटरेक्शन तभी तो हो पाएगा, आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो अलग अलग तरीके से भाई आप विजिटिंग कार्ड उनको देकर आते हैं कि प्लीज आप आइएगा, देखिएगा चीजों को। एनीवे दिस स्टेप वेयर सेल्समैन कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर एट द टाइम appropriate manner he has briefly introduced himself। तो बेसिकली ये उसकी एक अप्रोच होती है। he must intimate before talking, adjust the situations। तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट है सेल्स प्रेजेंटेशन। जब एक बार आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है, सेल्स की प्रेजेंटेशन, जो हमने एडास में पढ़ा है कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्समैन शुड डिस्क्राइब द ऑफर सुटेबल लैंग्वेज में, प्रोडक्ट को शो करना, उसे डेमो देना, इन केस ऑफ आइडियल प्रोडक्ट सैंपल भी कई बार वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देते हैं। और क्वेरीज माइट बी सॉल्व इजीली। जब एक बार प्रेजेंटेशन हो जाती है, नेक्स्ट स्टेप आता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन एंड कंप्लेन। इसके बाद आप उनकी कंप्लेन और ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे। ऐसा तो नहीं है आपने प्रेजेंटेशन दे दी तो वो एकदम तैयार हो गया। वंस द इज कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन, objections, place complaints, salesman may comfort objection during his presentation, clearly remove tackle unless the objections and complaints are satisfactorily answered, salesman cannot take place। genuine objection should be interpreted correctly। तो जब तक आप उनके ऑब्जेक्शंस को प्रॉपरली सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, सेल्स नहीं हो पाएंगे। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन के बाद जो उनकी क्वेरीज हैं वो होती भी होंगी, सबकी होती है, तो उसको सॉल्व करना भी सेल्स पर्सन की जिम्मेदारी है इफेक्टिव सेल्स में। एंड लास्ट पॉइंट इज क्लोजिंग सेल्स। क्लोजिंग ऑफ सेल्स मीन्स कंप्लीटिंग द सेल्स इन कंसर्न विद द परचेज डिसीजन, एक्ट ऑफ एक्चुअली गेटिंग द प्रोस्पेक्ट असेंट। इट इज द क्लाइमेक्स, डिजायर्ड आउटकम ऑफ द एंटायर सेल प्रोसेस। क्लोजिंग सेल एक क्लाइमेक्स होता है, जैसे मूवी में क्लाइमेक्स होता है ना कि अब एंड में क्या होना है, और अगर इफेक्टिव सेल है तो उसका जो क्लाइमेक्स है वो सेल्स क्लोज से ही पता चलता है। जो डिजायर्ड आउटकम है इस प्रोसेस का वो सेल्स क्लोज करना होता है। अगर आपने सारी चीजें, सारे प्रोसेस स्टेप टू स्टेप फॉलो करें और आपकी सेल्स क्लोज नहीं हो पा रही है तो मतलब सेलिंग प्रोसेस पहले कहीं इफेक्टिव नहीं था, या आप बायर जो है किसी वजह से वो आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर नहीं बन पाएगा।
तो ये क्लाइमेक्स जो एंड होता है इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस का, उसे क्या कहते हैं हम, क्लोजिंग ऑफ सेल्स। अलर्ट सेल्समैन मस्ट फाइंड आउट द राइट मोमेंट टू गेट कस्टमर कंसेंट। एक अलर्ट सेल्समैन की यही पहचान होती है कि जैसे ही उसको लगे तभी वो कस्टमर का कंसेंट ले ले कि आर यू ओके विद दिस, तो डन, द डील इज फाइनल। तो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्टिव सेलिंग प्रोसेस, जो मैंने आज लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की है। बचे कंटेंट को आप लेक्चर के साथ वर्ड टू वर्ड फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैंने इस लेक्चर के लिंक में इस नोट्स को भी शेयर किए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, डू फॉलो द नोट्स और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच।